हेलो फ्रेंड, डीएनए स्टडी में आपका स्वागत है। और आज नियंत्रण समन्वय का नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे मस्तिष्क से संबंधित रोग। मस्तिष्क में कौन कौन से रोग होते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं पहला रोग कौन सा है। पहला रोग है मेनिंजाइटिस रोग। ठीक है, इस रोग में जीवाणु तथा विषाणु का संक्रमण मस्तिष्क में हो जाता है। ठीक है, जिस झिल्लियों में होने पर सूजन आ जाती है। ठीक है, हमारी जो हमने इससे पहले जो क्लास में हमने मस्तिष्क की 3 झिल्लियों के बारे में बात करा था, उसके अंदर क्या है, सूजन आ जाती है, जिससे क्या है, उससे मस्तिष्क पर फोड़े पहुंची और मस्तिष्क का चला जाना, स्मृति जो हमारी याददाश्त है उसका चला जाना। ठीक है, तो ये हमारा मेनिंजाइटिस रोग कहलाता है। और इसके बाद में सेकंड रोग है पार्किंसंस रोग। ठीक है, पार्किंसंस रोग क्या होता है? पार्किंसंस रोग जो है उम्र बढ़ने के साथ मस्तिष्क तथा मांसपेशियों के मध्य जो है संपर्क टूट जाता है। तो हमने इसके बारे में पढ़ा है कि उम्र बढ़ने के बाद में क्या है, इन संपर्क क्या है, टूटना स्टार्ट हो जाता है अंगों और मस्तिष्क के बीच में। ठीक है, मध्य संपर्क टूट जाता है, जिसके कारण मांसपेशियों में स्वतः संकुचन और स्वतः शिथिलन होता है, जिसके कारण शरीर के अंगों में कपकपी रहती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पार्किंसंस रोग। अब नेक्स्ट इसके बाद में अल्जाइमर रोग पढ़ते हैं। अल्जाइमर रोग क्या होता है, बता सकते हैं? अल्जाइमर रोग उन व्यक्तियों को होता है जो वयस्क अवस्था में अत्यधिक शारीरिक मानसिक कार्य करे। ठीक है, अत्यधिक शारीरिक और मानसिक कार्य करे, उन लोगों को ये रोग होता है। कौन सा? अल्जाइमर रोग। तो तीसरा हमारा कौन सा रोग हो गया? अल्जाइमर रोग। अल्जाइमर रोग, तो मैंने आपको इसके बारे में बताया। ये व्यक्ति उनको होता है जो वयस्क अवस्था में अत्यधिक मानसिक कार्य करे। ठीक है, तो ये रोग उन व्यक्तियों को होता है जो किनको होता है, बस अभी बताया, वयस्क अवस्था में क्या अत्यधिक मानसिक कार्य करे। वयस्क अवस्था में अत्यधिक मानसिक कार्य करे। ठीक है, तथा उम्र बढ़ने के साथ अब स्मृति भी चल जाती है इसके अंदर। उम्र बढ़ने के तो इसमें तथा उम्र बढ़ने के साथ व्यक्ति अपनी स्मृति खो देता है। व्यक्ति अपनी स्मृति खो देता है। तो ये हो गया हमारा अल्जाइमर रोग। ठीक है, अल्जाइमर रोग में उन व्यक्तियों को होता है वयस्क अवस्था में अत्यधिक मानसिक कार्य करें, उनको ये रोग होता है। नेक्स्ट रोग जो है हमारा मिर्गी रोग है। मिर्गी रोग कैसे होता है, बता सकते हैं? मिर्गी रोग में क्या है, हमारे प्रमस्तिष्क जो होता है ना, उसमें क्या है, कुछ समय के लिए स्मृति का चला जाना या जागृति का चला जाना, तो उसे क्या है, मिर्गी रोग कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम नोट करते हैं। कौन सी? संवेदी तंत्रिका डिस्चार्ज होने के कारण, संवेदी तंत्रिका क्या है, डिस्चार्ज हो जाती है, उसके कारण कुछ स्मृति चली जाती है कुछ समय के लिए। संवेदी तंत्रिका
डिस्चार्ज होने के कारण, संवेदी तंत्रिका डिस्चार्ज होने के कारण कुछ समय के लिए प्रमस्तिष्क से क्या है, स्मृति का चला जाना, प्रमस्तिष्क से स्मृति का चला जाना क्या मिर्गी रोग कहलाता है। मिर्गी रोग कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा मिर्गी रोग हो गया। अब इसके बाद में एक स्टोक रोग होता है। ठीक है, स्टोक रोग क्या होता है? स्टोक रोग हमारे मस्तिष्क में किसी जगह पर खून का थक्का जम जाता है, तो उसे क्या है, स्टोक रोग कहते हैं। तो हम नेक्स्ट स्टोक रोग के बारे में पढ़ते हैं। ये आप नोट्स उतारते रहिए इस तरीके से, और मैं आपको इस तरीके से बेहतरीन नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा पूरे के पूरे, जिससे कि आप एग्जाम समय से पहले क्विक रिवीजन कर सकें और आप अच्छा बेहतर अंक ला सकें। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो आप ये उतार लीजिएगा। और आपको अगर मेरी स्पीड अगर थोड़ी धीरे लगती है क्लास में, तो आपको क्या है, यूट्यूब पर ऑप्शन भी आता है स्पीड बढ़ाने का, तो आप स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में नेक्स्ट रोग लेते हैं हम, स्टोक रोग। ठीक है, तो स्टोक रोग के बारे में मैंने आपको बताया। स्टोक रोग में क्या होता है, मस्तिष्क में किसी अंग में खून का थक्का जम जाना, किसी भाग में। ठीक है, मस्तिष्क के किसी भाग में रुधिर का क्या हो जाता है, रुधिर का थक्का जम जाता है। रुधिर का थक्का जमना। ठीक है, मस्तिष्क के किसी भाग में रुधिर का थक्का जमना स्टोक रोग कहलाता है। और नेक्स्ट कौन सा रोग आ जाएगा, ब्रेन हेमरेज रोग। ब्रेन हेमरेज रोग क्या होता है, मस्तिष्क के किसी भाग में तीव्र दर्द होना, तो उसे क्या कहते हैं, ब्रेन हेमरेज रोग कहते हैं। ठीक है, मस्तिष्क के किसी भाग में, तो ब्रेन हेमरेज रोग। तो आप मेरे साथ साथ ये नोट्स उतारते रहिए। ब्रेन हेमरेज रोग। ठीक है, मस्तिष्क के किसी भाग में तीव्र दर्द होना ब्रेन हेमरेज रोग कहलाता है। ठीक है, सातवां रोग ले लेते हैं, हाइड्रोसिफिलस रोग। हाइड्रोसिफिलस रोग में क्या होता है, प्रमस्तिष्क में द्रव में क्या है, जो हमारा ये प्रमस्तिष्क मेरुद्रव होता है, उसमें क्या है बाधा उत्पन्न होती है, जिस वजह से क्या है, ये हाइड्रोसिफिलस रोग होता है। जो हमारा इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया भी है, CSF प्रमस्तिष्क मेरुद्रव। CSF प्रमस्तिष्क मेरुद्रव के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होने से क्या होता है, बाधा उत्पन्न होने से मस्तिष्क में पानी भर जाता है। बाधा उत्पन्न होने से मस्तिष्क
में पानी भर जाता है। ठीक है, तो अब इसमें प्रमस्तिष्क मेरुद्रव में जब अगर कोई बाधा उत्पन्न होगी है तो ये उसमें जो ये प्रमस्तिष्क में क्या है, मेरुद्रव जो बनता है तो वो क्या है, यूज नहीं होगा। तो उसमें क्या है, और मैंने आपको बताया भी एक दिन में 24 घंटों में क्या है, 500 ml मेरुद्रव हमारे मस्तिष्क में बनता है। लेकिन वह हम जो शारीरिक कार्य करते रहते हैं तो उससे वो काम में भी आता रहता है। ठीक है, और इसकी मात्रा मैंने आपको बताई है। तो उत्पन्न होने से पहले ठीक है, तो मस्तिष्क में पानी भर जाता है और ये हमारा हाइड्रोसिफिलिस रोग हो गया है। तो इसके बाद में हमने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पढ़ लिया है, ये हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पूरा हो गया है। इसके बाद में हम परिधीय तंत्रिका तंत्र लेंगे। तो ये उतार लीजिएगा आप क्लास को, ये बैक कर लीजिएगा, जिससे अगर किसी ने उतारा नहीं हो तो बैक करके उतार लीजिएगा। तो इसके बाद में हम परिधीय तंत्रिका तंत्र पढ़ते हैं सेकंड। हमने पहले अभी हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पढ़े थे, अब परिधीय तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो ये परिधीय तंत्रिका तंत्र हो गई हमारी। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, कपालीय और मेरु तंत्रिकाएं। एक तो कपालीय और एक मेरु तंत्रिकाएं, 2 प्रकार की होती है। ठीक है, तो पहली ले लेते हैं हम कपालीय तंत्रिकाएं। ठीक है, दिख तो रहा है ना आपको? थोड़ी राइटिंग देख लेना आप, वैसे तो सही लिख रहा हूं मैं। तो कपालीय तंत्रिकाएं, तो वे तंत्रिका जो मस्तिष्क से निकलकर और मस्तिष्क तथा अंगों के मध्य सूचनाओं का क्या करें, आदान प्रदान करती है। ठीक है, वे तंत्रिकाएं जो मस्तिष्क से निकलती हैं तथा मस्तिष्क से निकलती हैं तथा और मस्तिष्क तथा अंगों के मध्य सूचनाओं का क्या, आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी होती है? कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 12 जोड़ी। इनकी संख्या होती है 12 जोड़ी। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे ये हो गया अंग, ये अंग हो गया और ये मस्तिष्क हो गया। ठीक है, ये मस्तिष्क। तो इसमें क्या है, ये अंग से किसी, हमने इससे पहले भी पढ़ा है कि अंग पे किसी मान लो कोई कट जाए या हमारे लग जाती है तो अंग से संदेश जाता है मस्तिष्क के पास, तो उसे क्या बोलते हैं, उस संवेदी। ठीक है, उसे संवेदी कहते हैं, संवेदी। और मस्तिष्क से कोई सूचना अंगों तक आती है तो उसे क्या, प्रेरक, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे प्रेरक बोलते हैं। ठीक है, तो ये मस्तिष्क और अंगों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान कपालीय तंत्रिकाओं के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसके बाद में सेकंड ले लेते हैं हम। सेकंड हमने पढ़ा है मेरु तंत्रिकाएं।
अब मेरुतंत्रिकाएं क्या होती है? मेरुतंत्रिकाओं के किन किन के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, तो उसमें मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये हो गया अंग ले लिया मैंने, ये हो गया अंग, और यहाँ पे मेरु रज्जु, ठीक है, ये हमारा अंग है और ये मेरु रज्जु। तो अंगों से मेरु रज्जु के पास सूचना जाती है, और मेरु रज्जु से ही क्या सूचनाएं अंगों तक पहुंचती है, तो उन्हें मेरु तंत्रिकाएं कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी है, जिन कार्यों को मस्तिष्क सीख लेता है तो वहां का उस सूचनाओं का प्रसारण क्या है, कहां से? मेरु रज्जु से ही होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं। वे तंत्रिकाएं जो मेरु रज्जु से निकलती हैं तथा और कहाँ पे? अंगों के मध्य, यहाँ पे मस्तिष्क और अंगों के मध्य था, और यहाँ पे मेरु रज्जु और अंगों के मध्य, तथा मेरु रज्जु तथा अंगों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करती है, ठीक है। तो ये हमारी होगी मेरु तंत्रिकाएं, और ये कपालीय तंत्रिकाएं, ठीक है। और मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? मेरु तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी होती है। इनकी संख्या 31 जोड़ी, ठीक है। और सबसे लंबी तंत्रिका वेगस, सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी होगी? वेगस तंत्रिका। तो इसे उतार लीजिएगा। परिधीय तंत्रिका तंत्र जो है 2 प्रकार की हो गई इसके अंदर, कपालीय तंत्रिकाएं, मेरु तंत्रिकाएं, ठीक है। उतार लीजिएगा इनको मैं आपको, और इसी प्रकार से आप ये नोट्स मेरे साथ साथ उतारते रहे। और अगर मेरे स्पीड अगर स्लो लगती है तो आप थोड़ा वीडियो को स्पीड में भी कर सकते हैं। समझ में तो आ रहा है ना थोड़ा? इस प्रकार से आपको ये क्या है, नोट्स कोई प्रोवाइड नहीं करवाएगा फ्री में आपसे। इसी नोट्स के आपसे लोगों से पैसे लिए जाते हैं, लेकिन मैं आपको ये सारे नोट्स फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आप ये सारी क्लास के आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर सकें। तो आप सबसे लंबी तंत्रिका मैंने पूछी कौन सी होती है, तो सबसे लंबी तंत्रिका वेगस तंत्रिका होगी। सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी? वेगस तंत्रिका। सबसे लंबी तंत्रिका वेगस तंत्रिका हो गई। और सबसे बड़ी, या आपसे क्वेश्चन में सबसे लंबी कहे तो आपको क्या करना है? वेगस। या आपसे क्वेश्चन में कहे कि सबसे बड़ी या मोटी, सबसे बड़ी या मोटी तंत्रिका, तो आप क्या आंसर देंगे? तो उसका आंसर होगा सियाटिका तंत्रिका। तो सियाटिका तंत्रिका हो गई। और इसके बाद में सबसे छोटी, तो सबसे छोटी बताइए कौन सी होगी? सबसे छोटी तंत्रिका, सबसे छोटी तंत्रिका कौन सी होगी? एब्यूसेंट होगी, ठीक है। एब्यूसेंट तंत्रिका। तो ये हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब
अब तीसरा पढ़ेंगे हम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो परिधीय तंत्रिका के बाद में हम स्वायत्त तंत्रिका पढ़ेंगे, नोट कर दिया इन्हें। वीडियो को आप पॉज करके भी देख सकते हैं, और एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी भी बार देख सकते हैं। तो अब तीसरा हम पढ़ेंगे कौन सी, स्वायत्त तंत्रिका। स्वायत्त तंत्रिका, स्वायत्त तंत्रिका। स्वायत्त तंत्रिका भी दो प्रकार की होती है, एक अनुकंपी और एक परानुकंपी। तो हम पहले अनुकंपी के बारे में पढ़ लेते हैं। अनुकंपी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो ये होगी इस तंत्रिका का क्या होता है, ऐसी तंत्रिका जो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन रासायन का स्राव करे, ठीक है। तो ये एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन कब स्राव होते हैं, जब हमारी किसी भी अचानक से कोई भी घटना होती है, तब हमारे ये एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन का स्राव होता है, ठीक है। तो इस तंत्र का निर्माण ऐसी तंत्रिकाओं से होता है, ऐसी तंत्रिकाओं से होता है जो क्या, एपिनेफ्रिन और कौन सी, नॉर एपिनेफ्रिन नामक रसायन पदार्थ का क्या, स्राव करे, ठीक है। तो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन रासायन पदार्थ का स्राव किया जाता है अनुकंपी स्वायत्त तंत्रिकाओं में, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं इस प्रकार की इसमें क्या क्रियाशीलता बढ़ती है। जब मैंने आपको बताया ना कि अचानक से कोई घटना होती है, तो उसमें क्या है, ये एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन रासायन पदार्थों का स्राव होता है, और हमारे शरीर में क्या है, क्रियाशीलता बढ़ती है। जैसे एक अचानक से, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो कोई शेर एकदम से सामने आ जाए, तो आपका क्या है, तो उस समय की ये एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन नामक रासायन पदार्थ का स्राव होगा, क्योंकि वो एकदम से घटना हुई है, जिसे एकदम से आप चौंक गए या डर गए, तो उसमें इस रसायनों का स्राव होता है, और आपकी क्रियाशीलता क्या है, दिल की धड़कनें, ये चीजें क्या है, बढ़ जाती है। तो इसे ही क्रियाशीलता बढ़ना कहते हैं। तो ठीक है, तो इस तंत्र के प्रभाव में अंगों में क्रियाशीलता क्या बढ़ती है, ठीक है। तो एग्जांपल ले लें कि कौन कौन सी क्रियाएं हैं अंगों में, जो क्रियाशीलता है कौन कौन सी बढ़ती है, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम। पहला एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, हृदय धड़कन का बढ़ना, इसमें हृदय धड़कन बढ़ने लग जाती है, ठीक है। और रक्तदाब, तो आपका उस समय रक्तदाब भी बढ़ेगा। जब आपको अचानक से शेर सामने आ गया, तो दिल की धड़कनें तेज हो जाएगी, रक्तदाब बढ़ जाएगा, पसीना ग्रंथि, अत्यधिक जो पसीना ग्रंथि है वो क्या है, सक्रिय हो जाएंगी, ठीक है। तो रक्तदाब का बढ़ना। और तीसरा क्या है, पसीना ग्रंथियां
अत्यधिक अत्यधिक क्या सक्रिय, अत्यधिक सक्रिय होना। तो ये क्या है, ये इसके अनुकंपी स्वायत्त तंत्रिकाओं के एग्जाम्पल हो गए जिसमें क्रियाशीलता बढ़ती है। क्या हो गया, हृदय धड़कन का बढ़ना, रक्तदाब का बढ़ना, पसीना ग्रंथि अत्यधिक सक्रिय होना। ठीक है, तो इसका एक क्या है अपवाद भी है, इसमें पाचन और लार ग्रंथियां क्या है, इनकी क्रियाशीलता घटती है। ठीक है, पाचन और लार ग्रंथियों की। तो इसके अपवाद, इसका एक अपवाद भी ले लेते हैं हम, अपवाद। ठीक है, तो इसका अपवाद ले लेते हैं हम, दिख रहा है ना अपवाद, इसमें कौन सी, एक तो पाचन हो गई व लार ग्रंथियां, पाचन व लार ग्रंथियां की क्रियाशीलता घटना, ग्रंथियों की क्रियाशीलता क्या होती है, घटना। तो इसमें पाचन व लार ग्रंथियों की क्रियाशीलता घटती है, तो ये इसका अपवाद दे लिया हमने। तो ये हमारा अनुकंपी स्वायत्त तंत्रिका हो गया, आप इसे नोट्स कीजिए। इसके बाद में हम नेक्स्ट परानुकंपी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के बारे में बात करते हैं। तो इसे आप मेरे साथ साथ उतारते रहिएगा जिससे कि आपका जल्दी नोट्स कंप्लीट हो। तो नेक्स्ट लेते हैं हम इसमें स्वायत्त तंत्रिका में सेकंड कौन सा होगा, परानुकंपी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, एक ये ऐसी तंत्रिका जो एसिटोकोलिन नामक रसायन का स्राव करती हैं इसमें परानुकंपियों में। ठीक है, तो इसमें नोट करते हैं हम इस तंत्र का निर्माण ऐसी तंत्रिकाओं से होता है जो क्या, कौन सा, वो एसिटोकोलिन नामक रसायन, एसिटोकोलिन। ठीक है, एसिटोकोलिन नामक रासायनिक पदार्थों का क्या करती है, रासायनिक पदार्थों का स्त्राव करे। ठीक है, परानुकंपी स्वायत्त तंत्रिका, इस तंत्र का निर्माण ऐसी तंत्रिकाओं से होता है जो एसिटोकोलिन नामक रासायनिक पदार्थों का स्राव करे। वो कौन सी, परानुकंपी स्वायत्त तंत्रिका के अंदर आएगी। ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं हमने उसमें पढ़ा था हृदय धड़कन का बढ़ना, रक्तदाब का बढ़ना। तो इसमें क्या है, इसका विपरीत हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें हृदय धड़कन, एसिटोकोलिन नामक जो रसायन है ये हमारे दिल का धड़कन को कम कर देता है और रक्तदाब को भी क्या है, घटा देता है। ठीक है, हृदय धड़कन का कम होना। ठीक है, और रक्तदाब का, इसमें रक्तदाब भी कम होता है। और क्या होता है, और पसीना ग्रंथियां भी क्या है, कम सक्रिय होती है। पसीना ग्रंथियां कम सक्रिय रहना। ठीक है, और इसमें इसका अपवाद ले लेते हैं। तो हमने वहां उसका अपवाद लिया था कि उसमें क्या है,
पाचन और लार ग्रंथियों की क्रियाशीलता क्या होती है, घटती है। ठीक है, तो इसमें उसमें इसी का विपरीत ले लेंगे अपवाद, क्या कि इसमें पाचन और लार ग्रंथियों की क्रियाशीलता क्या है, बढ़ती है। ठीक है, तो इसमें अपवाद ले लेंगे हम। पाचन व लार ग्रंथियों, पाचन व लार ग्रंथियों की क्रियाशीलता बढ़ना। ठीक है, ये हमारा इसका अपवाद हो गया है। हमने इसमें स्वायत्त तंत्रिका में दोनों पढ़ लिए हैं, अनुकंपी और एक परानुकंपी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो ये हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है, तो आप इसे उतार लीजिएगा। इसके बाद में हम झूठ पकड़ने वाले परीक्षण देखेंगे कि ये डॉक्टर जो किस प्रकार से क्या है इनको झूठ पकड़ा जाता है डॉक्टरों द्वारा, यह कैसे, कौन सा रासायनिक पदार्थ खिलाया जाता है या कौन से उपकरण लगाए जाते हैं जिनके द्वारा यह पता किया जा सके कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है या उनका सच का पता लगाया जाता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इन्हें उतार लीजिएगा। तो ये हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आप बस नोट्स की कॉपी बनाइए और उसमें नोट्स उतारते रहिए, मैं आपको पूरे नोट्स लिखवाऊंगा। तो मैं आपके इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी क्या है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक भी कीजिएगा। तो अब हम इसके बाद में झूठ पकड़ने वाले परीक्षण देखते हैं। झूठ पकड़ने वाले परीक्षण। झूठ पकड़ने वाले परीक्षण कौन कौन से होते हैं? एक तो नार्को पॉलीग्राम और एक ब्रेन मैपिंग टेस्ट। ठीक है, तो हम पहला पढ़ेंगे। इसमें 3 परीक्षण है, तो हम पहला पढ़ेंगे नार्को परीक्षण। नार्को परीक्षण में कैसे किया जाता है पता है क्या? नार्को परीक्षण में कौन सा रासायनिक पदार्थ खिलाया जाता है? नार्को परीक्षण में क्या है, सोडियम पेटाथोल नामक रासायनिक पदार्थ खिलाया जाता है इसके अंदर, और फिर उस सच का पता लगाया जाता है। तो नोट करते हैं हम। इस परीक्षण में व्यक्ति को कौन सा सोडियम पेटाथोल नामक रासायनिक क्या किया जाता है, पदार्थ खिलाया जाता है। पदार्थ खिलाया जाता है। ठीक है, जिससे व्यक्ति अचेत अवस्था में आ जाता है। तो ये पेटाथोल नामक रासायन, सोडियम पेटाथोल नामक जब रासायन खिलाया जाता है तो व्यक्ति क्या है इसमें अचेत अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो उसको इतना ध्यान नहीं रहता, तो उसकी स्मृति थोड़ी चली जाती है, उसको पता नहीं रहता हम क्या बोल रहे हैं। तो उस समय डॉक्टर उससे ठीक है सच का पता लगाते हैं, या जो भी हम कह सकते हैं हमारे CBI जो भी आप बोल सकते हैं। तो जो चोर होते हैं तो उनसे ये इसका सच का पता लगाया जाता है। लेकिन इससे हम देखेंगे कि नार्को परीक्षण भी झूठ आ जाता है। किसका झूठ आता है, मतलब गलत किसका आता है? तो वो आता है जो सबसे अधिक झूठ बोलता है, जो दिन रात जिसका काम ही झूठ बोलने का है, उसका नार्को परीक्षण गलत आ जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो हमने बड़ा पदार्थ खिलाया जाता है। ठीक है, और व्यक्ति अचेत अवस्था में आ
जाता है। और हमने बात करी कि अत्यधिक झूठ बोलने वाले व्यक्ति का नार्को परीक्षण क्या है, गलत आता है। ठीक है, अधिक मात्रा में झूठ बोलने वाले व्यक्तियों का नार्को परीक्षण क्या आता है, नार्को परीक्षण गलत आता है। ठीक है, तो ये हो गया नार्को परीक्षण। अब इसके बाद में हम पॉलीग्राफ परीक्षण के बारे में बात करेंगे। पॉलीग्राफ परीक्षण किस प्रकार से अर्थ होता है, तो इसे उतारिएगा। तो सेकंड लेते हैं हम पॉलीग्राफ परीक्षण, ये हमारा पॉलीग्राफ परीक्षण। तो इसमें क्या है, इस परीक्षण में व्यक्ति की क्या की जाती है, हृदय श्वसन दर क्या की जाती है, उसका और तथा रक्तदाब के आधार पर क्या किया जाता है, झूठ का पता लगाया जाता है। ठीक है, तो ये पॉलीग्राफ परीक्षण है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस व्यक्ति में क्या है, हृदय धड़कन और श्वसन दर। तो इसमें क्या है, उपकरणों के ऊपर यहाँ पे उपकरण लगा दिए जाते हैं और ब्लड प्रेशर नापने की मशीन लगा दी जाती है। तो उसमें क्या, और फिर देखा जाता है और फिर से पूछा जाता है कि वही बात की, ठीक है, जो भी बात होती है। और वो यही फिर ये वो नोटिस करते हैं कि इसका ये रक्तदाब जो है, उसका स्तर जो है सामान्य है या ऊपर है या नीचे जा रहा है, और उसकी क्या है, दिल की धड़कनें बढ़ रही है या घट रही है। तो उसको ध्यान में रखते हुए वो इसका पता लगाते हैं कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पॉलीग्राफ परीक्षण हो गया, नार्को परीक्षण हो गया, इनको उतार लिए। इसके बाद में नेक्स्ट हम ब्रेन मैपिंग टेस्ट के बारे में बात करते हैं, किस प्रकार से ब्रेन मैपिंग टेस्ट की जाती है, उतार लीजिएगा। तो इसके बाद में हम ब्रेन मैपिंग टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो थर्ड आ गया ब्रेन मैपिंग टेस्ट। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से की जाती है। ब्रेन मैपिंग टेस्ट जो है, हमारे मस्तिष्क पर क्या है, छोटे छोटे उपकरण लगा दिए जाते हैं सभी प्रकार में। आपने देखा होगा, टीवी में भी कहीं भी देखा होगा कि छोटे छोटे उपकरण लगा दिए जाते हैं सभी जगह। और फिर उसके बाद में ये देखा जाता है कि इसके मस्तिष्क में क्या हलचल हो रही है, क्या प्रतिक्रिया हो रही है। तो अगर व्यक्ति सच बताता है तो उसके मस्तिष्क में कोई हलचल नहीं होती, लेकिन अगर वह झूठ बोल रहा है तो उसके मस्तिष्क में क्या है, हलचल होती है। तो क्योंकि उसके मन में क्या है, दो बातें चलती है कि एक तो वो जो सच होती है वो भी उसको पता होती है, लेकिन वो झूठ बोलता है। तो उसके आधार पर क्या है, इसमें ब्रेन मस्तिष्क में क्या होता है, उसमें आज जो मॉनिटर होता है उसमें पता चल जाता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या नहीं। इसमें क्या है, ये हमारा कोशिका तंत्रिका जो कोशिकाएं होती है उन पे भी ये उपकरण लगा दिया जाता है, जिससे इसका पता लगाया जाता है। तो इसमें इस परीक्षण में तंत्रिका, कोशिका
जो तंत्रिका कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका से क्या करते हैं, एक विद्युत उपकरण जोड़ दिया जाता है, विद्युतीय उपकरण को जोड़कर Na प्लस सोडियम और क्या, सोडियम तथा K प्लस पोटेशियम की क्या की जाती है, पोटेशियम की क्रियाशीलता के आधार पर, सच तथा या झूठ, सच या झूठ का पता लगाया जाता है, तो ये तंत्रिका, जैसे हमारे पास ये तंत्रिका तंत्र हो गई हमारी, ठीक है, जैसे ये तंत्रिका, और यहाँ पे एक विद्युतीय उपकरण बैटरी लगा दी जाती है, ठीक है, और यहाँ विद्युतीय उपकरण बैटरी लगाकर क्या है, विद्युतीय उपकरण बैटरी यहाँ पे लगा दी जाती है, और फिर ये देखा जाता है कि इसके मस्तिष्क में कोई हलचल हो रही है या नहीं, क्योंकि हमारी जो सूचना कहाँ से संचारित होती है, ये तंत्रिका कोशिकाओं से ही क्या है, हमारी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तो और यहीं पे ये बैटरी लगा दी जाती है। लेकिन और सबसे जो किफ़ायती जो टेस्ट होता है वो ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता है। इसमें झूठ बहुत कम रेयर देखा जाता है कि झूठ अगला बोल के पकड़ में नहीं आया, इसमें अधिकतर झूठ पकड़ में आ जाता है। तो सबसे ये ब्रेन मैपिंग टेस्ट सबसे, तो मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।